सुप्रभात दोस्तों। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक दिवस हमने मनाया और हिंदी दिवस हमारे सामने है, आने वाला है। और इस बीच ये एक पखवाड़ा जो बोलते हैं ना हिंदी दिवस का, हिंदी महीना जिसको बोलते हैं, हिंदी के लिए जैसे कि ये महीना हम भारतीयों के लिए जैसे बड़ा ही प्रमुख सा हो जाता है। हिंदी एक भाषा, हिंदी एक अभिव्यक्ति का साधन, दिल की अभिव्यक्ति का साधन भारतीयों के लिए। हर देश की अपनी एक भाषा होती है और भाषा का आधार होता है वहाँ के रहने वाले, जिसमें वो समझते हैं, जिसमें वो किसी की सूक्ष्म अनुभूतियों को पकड़ सकते हैं, जिसमें वो अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं, वो उस देश की भाषा बन जाती है। और भारत की भाषा अगर प्राचीन काल की बात करूँ तो संस्कृत थी और धीरे धीरे हम सरलता की ओर आते हैं तो धीरे धीरे वो भाषा बहुत सारे रूप लेते हुए, संस्कृत से निकलते हुए अनेक नदियों को, अनेक मील के पत्थरों को पार करते हुए आज उसे हम खड़ी बोली हिंदी या भारत की भाषा हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तान की भाषा। और उस भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। जितने भी लोग आते हैं, जो भी वहाँ भारत के अंदर अपना कदम रखते हैं, अपने साथ अपनी संस्कृति और अपनी भाषा लेकर आते हैं और उन भाषाओं के शब्द अनायास ही हमारी भाषा में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हम उनमें अपना भी लेते हैं बड़े प्यार से। और ये होता है जीवंतता। जब दूसरी भाषाओं के शब्दों को हम अपनाते हैं तो भाषा आगे बढ़ती है, विकास की ओर बढ़ती है, उसमें जीवंतता आती है। वो अपने साथ, जैसे एक नदी का पानी अपने साथ बहाव में लेकर चलता है ना, पत्थर को भी और फूल को भी। आप नदी में कुछ भी डाल दो, वो उसके बहाव के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और जब जोर की लहरें आती हैं तो कुछ को वो तट पर छोड़ देता है जो उसके काम की नहीं होती, और कुछ आगे बढ़ जाती है जो हल्की होती है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऐसी पत्थर यहाँ पर दिक्कतों के लिए है जिनको कि अपनाने में सहजता नहीं होती है। जब हम भाषा रूपी नदी की बात करते हैं तो सहजता की बात आती है। तो जो सहज होता है, जो फूल की तरह हल्का होता है, वो तो नदी की धारा के साथ बह जाता है। और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो नहीं बह पाते हैं, वो कहीं वहीं किनारे पर टिक पड़े रहते हैं। और ये कहानी हिंदी की नहीं है, सारी भाषाओं के साथ ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कर्नाटका में रहती हूँ मैं, यहाँ की भाषा को देखती हूँ तो शुरू से ही जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ की भाषा में बहुत सारे संस्कृत के शब्द थे। और संस्कृत के शब्दों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो भी संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, तो उन्हें सीखना और जानना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जब धीरे धीरे हमने जाना तो जाना कि ये संस्कृत से नहीं, द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषाओं की श्रेणी में आती है, उनमें से निकली गई भाषाएं हैं। लेकिन इनमें संस्कृत के पर्याप्त शब्द हैं। साउथ की अगर 4 भाषाओं को हम देखते हैं तो कर्नाटका की भाषा कन्नड़ है। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ इसलिए यहाँ कन्नड़ बोली जाती है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है। और देखिए ये भी बड़ा संयोग है कि कर्नाटका से कन्नड़ शब्द बना, तमिलनाडु से तमिल शब्द बना। और केरला की भाषा मलयाली है, मलयालम, क्योंकि मलयालम वहाँ का प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है। और फिर आए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भाषा को तेलुगु बोलते हैं। तो ये जो 4 भाषाएं हैं, मुख्य रूप से बड़ी भाषाएं हैं दक्षिण भारत की,
तो वैसे ही हिंदुस्तान में मतलब यहाँ के रहने वाले जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो कन्नड़ हो जाती है, कर्नाटका की है इसलिए। तमिलनाडु के लोग अगर जिस भाषा में बात करते हैं उसे हम तमिल का नाम दे देते हैं। फ्रांस में जिस भाषा की बात होती है उसे हम फ्रांसीसी भाषा कह देते हैं। इंग्लैंड में जिस भाषा में बात होती है उसे अंग्रेजी कह देते हैं। चीन में जिस भाषा की बात होती है उसे चीनी कह देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे भारत का नाम जो इंडिया तो बहुत बाद में पड़ा, पहले तो वो भारत था और भारत के साथ साथ हिंदुस्तान नाम पड़ा। हिंदुस्तान नाम पड़ा वो भी बड़ी सुंदर सी बात है कि जब हमारा भारत जो है चारों तरफ से जो है घिरा हुआ सा है, नदियों से, समुद्र से और पर्वतों से। एक तरफ जो उसमें से कहीं से लोग आ सकते हैं, जो भूमि का प्रदेश है सिंध नदी के पास से, तो वहाँ से जब भारत में लोग आए और सिंध नदी को उन्होंने हिंद कहा, स को वहाँ के लोग जब वो आए तो वो हिंद ह कहते थे, तो उन्होंने हिंद कहा और हिंद के किनारे जो बसते थे उन्हें हिंदुस्तान कह दिया। तो हिंदुस्तान में रहने वालों की भाषा को उन्होंने हिंदी कह दिया। बहुत सरल सी बात है। इसको जटिल कैसे बना देते हैं लोग? जटिल बना देती है हमारी राजनीति, जटिल बना देती है हमारी संकीर्ण मान्यताएं। जिन मान्यताओं को लेकर के हम चलते हैं ना, एक दूसरे से सुनते सुनते या स्वार्थ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम सरल चीज़ों को जटिल बना देते हैं। और वही जटिलता आ गई हिंदी भाषा में भी कि हिंदी तो थोड़े सी प्रदेश में बोली जाती है, पूरे भारत में नहीं बोली जाती है। तो ये पूरे भारत की भाषा कैसे हो सकती है? बात भारत की भाषा की नहीं है, बात पूरे प्रदेश और कम प्रदेशों की नहीं है। बात है हिंदुस्तान के किनारे, सिंध नदी के किनारे बसने वाले देश की, सिंध नदी के किनारे बसने वाले भूभाग की। वो जो पूरा भूभाग है जिसके रास्ते से होकर के बाहर के लोग इस पूरे बड़े से भूभाग में आते हैं और वहाँ की बोली को सुन करके उसका नाम हिंद रख देते हैं, हिंदी रख देते हैं। यहाँ की भाषा हिंदी हो जाती है, वो रखी नहीं जाती, वो बनाई नहीं जाती, वो हो गई। तो कहीं की भी भाषा जो है ना, वो वहाँ के लोग जब जिस बात में बात करते हैं, चूँकि वो जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के नाम से उस भाषा का नाम पड़ जाता है। तो बस इतनी सी बात है कि भारत के बड़े भूभाग में बोली जाने वाली जो भाषा थी उसका नाम लोगों ने हिंदी रख दिया। वो हिंदी कहलाई, वो हिंदी बनाई नहीं गई, ज़बरदस्ती उसको उकेरा नहीं गया, वो उकेर गई अपने आप। क्योंकि जो बात जब उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा में बात करें, जिस तरह से बात कर रहे, उसको एक नाम देना है। तो हिंदुस्तान है ये, क्योंकि सिंध नदी के पास बसा हुआ है, तो सिंध से हिंद हो गया और हिंद से स्थान, मतलब वो स्थान जो है स्थान के नाम से प्रयुक्त कि ये पूरा स्थान जो है हिंदुस्तान है। तो यहाँ जो बोली जा रही है उसको हिंदी कह दिया। बस इतनी सी तो बात है, इसमें जटिलता कहाँ आ गई? जापान में रहने वाले लोग हैं, वो जो भाषा में बात करते हैं हमें उसका नाम तो नहीं पता, इसलिए हम उसे जापानी कहते हैं। उसका कोई अलग सा नाम नहीं होता। जापानी है, चीनी है, अंग्रेज़ी है, इंग्लैंड अंग्रेज़ी हो गई, इंग्लैंड से इंग्लिश की भाषा, तो फ्रांस की फ्रांसीसी हो गई। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर हम हिंद में रहने वाले लोगों की भाषा को हिंदी कह रहे हैं तो उस पर बवाल क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आता। हिंदुस्तान में रहेंगे, अगर हिंदुस्तान का नाम, इस पूरे भूभाग का नाम अगर हिंदुस्तान है तो वहाँ रहने वाले को हिंदुस्तानी कहेंगे, और हिंदुस्तानी कहेंगे तो वहाँ की भाषा को हिंदी कहेंगे। बहुत बहुत सरल है। और उसके बाद जब हम उस भूभाग से आगे की ओर बढ़ते हैं और हम दक्षिण की ओर आते हैं, तो आज जितनी सारी सुविधाएं हैं ना कि हम एक जगह से तुरंत दूसरी जगह चले जाते हैं, उस समय वो सुविधा नहीं थी। तो निश्चित ही उस समय जो जातियाँ जो आई हिंदुस्तान में, वो शायद दक्षिण भारत की ओर पूरी तरह से नहीं मिल पाई, और इसीलिए दक्षिण भारत की जो भाषा है वो द्रविड़ भाषाओं से निकली हुई जो 4 भाषा है वो थोड़ी अछूती सी रह गई।
वो हिंदी भाषा से अछूती सी बन गई। लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी। आज जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, आज इतने सारे साधन हो गए, आज पूरा भारत जब एकता के इस समन्वय में जुट गया है, एक हो गया है, तो फिर भारत की जितनी भी भाषाएं, फिर अलग अलग प्रदेशों की अपनी एक भाषा हो जाती है। जब हम राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, तो वहाँ जिस तरह से बोली जाती है, भले ही वो हिंदी की कोई भाषा हो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हिंदी से ही निकली हुई एक एक बोलियाँ हो, या संस्कृत से निकली हुई एक भाषा, या कहीं एक भूभाग में थोड़े अंतर के साथ बोली गई भाषा, जैसे गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, और राजस्थान के ही एक हिस्से में जैसे हरियाणा, अब हरियाणा में हरियाणवी, आसाम में आसामी। लेकिन इन सारी भाषाओं के साथ, इन सारी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, जैसे कि दक्षिण भारत में 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वैसे ही उत्तर भारत में भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ एक ऐसी भाषा है जिसको एक बड़ी इकाई, पूरे भारत की बड़ी इकाई समझती है, जानती है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए और उन्होंने अंग्रेजी एक तरह से हम पर थोपी थी। हिंदी हम किसी पर थोप नहीं रहे, हिंदी तो यहाँ से अपने आप पैदा हुई है। वो बिल्कुल उसकी तरह है जैसे जंगल में कोई बेल अपने आप बीज फूटता है और अपने आप फैल जाती है। तो हिंदी जो है ना, और उसकी जो बोलियां हैं, वो तो अपने आप जंगल में फैले गए उस वृक्ष, उस बेल, उस लता की तरह, उसमें खिले हुए उस फूल की तरह है, जिसको किसी माली ने खिलाया नहीं है, वो खिल गया है। क्षेत्रीय भाषा भी ऐसे ही उस फूलों की तरह खिल जाती हैं और अपनी खुशबू बिखेरती हैं। तो बस साउथ की भी जो भाषाएं हैं, वो भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह उस फूल की तरह है जो खिल गई है और अपनी खुशबू फैलाती रहती है। उनमें जो साहित्य रचा जाता है वो अपने आप में बड़ा ही समृद्ध होता है। बहुत समृद्ध साहित्य रचा गया है। चाहे वो हम कन्नड़ का साहित्य देखें, तमिल का साहित्य देखें। मैंने जब तमिल के साहित्य को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। आप भले ही रामायण को ले लें, कुवेम्पु की रामायण ले लें, या जितना भी साहित्य रचा गया, तमिल का साहित्य इतना समृद्ध है और इतना प्राचीन भी है। समृद्धता के साथ साथ उसमें प्राचीनता भी उतनी ही है, क्योंकि ये सारी भाषाएं भी बहुत प्राचीन हैं, नवीन भाषाएं नहीं हैं। ये भाषाएं भी बस उसी तरह है कि वन में फूल खिलने की तरह है, जो खिल गए, अकस्मात खिल जाते हैं, और फिर जब उसमें साहित्य रचा बसा जाता है तो उसे सजाया संवारा जाता है। तो ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही समृद्ध हैं, भले ही वो तमिल की हो, या वो राजस्थान की हो, या वो गुजरात की हो, या वो आसाम की हो, या वो कश्मीर की हो, या हरियाणा की हो। तो सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपने आप में बहुत सुदृढ़ और बहुत प्यारी भाषा है, और वहाँ के रहने वालों के लिए वो उनकी मातृभाषा है। तो सबसे पहले तो मातृभाषा ही हमें आएगी ना, और मातृभाषा में जब हम अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को रखेंगे, तो जितना आराम हमें मिलता है, जितने सुंदरता से हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसके भावों को हम पकड़ सकते हैं। हम कितनी भी दूसरी भाषाओं को ले लें, लेकिन उनमें वो भावों में वो रस नहीं आता है। जिस रस और की बात मैं करती हूँ, साहित्य के रस की बात जब हमने एक बार पढ़ी थी, वो रस उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ हो जाते, अलग अलग वाक्यों में, और वो हम अपनी मातृभाषा में ही समझ सकते हैं। और मातृभाषा के बाद जो दूसरा कदम होता है वो होता है देश की भाषा, क्योंकि मातृभाषा के साथ साथ जो हम सीखते हैं वो हम अपने देश की भाषा सीखते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो सारे हमारी मातृभाषा के हों आवश्यक नहीं होता, क्योंकि भारत एक बड़ा सा भूखंड है। यहाँ पर व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, या किसी और प्रयोजन से भी हम घूमते हैं और कहीं भी बस जाते हैं, क्योंकि पूरा भारत हमारा है। तो आसपास जो लोग होते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर चाहते हैं, तो वो अपनी खुशबू अपने साथ लेके जाते हैं, और उनके साथ पलते बढ़ते हमारी मातृभाषा भी बड़ी सुदृढ़ हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से मातृभाषा के साथ देश भाषा हो जाती है, हमारी देश की भाषा, यानी भारत माता की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा, वो भी
हमारी अभिव्यक्ति का उतना ही सुदृढ़ साधन बन जाती है जितना कि हमारी मातृभाषा होती है। तो ये दो भाषाएं, एक मातृभाषा जो हमारी हो, अपने क्षेत्र की भाषा होती है, और एक हमारे देश की भाषा। देश की भाषा जो बन गई, बनाई नहीं गई, भले ही उसे राजनीतिक ठप्पा ना दिया जा सके, बहुत सारे कारण उसके पीछे हो, लेकिन वो भाषा है। और इस सच को तो सच को स्वीकारने या अस्वीकारने से सच और झूठ में फ़र्क फिर भी रह जाता है। तो वो फ़र्क है, इसलिए भाषा को थोपने की बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। वो थोपने की चीज़ नहीं है, और अगर आप थोप भी देते हैं तो वो अभिव्यक्ति कहाँ से लाएंगे? जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्ति की जो खुशबू है, जो उसका आनंद है, वो नहीं आता है। तो इस पर हमें सोचना ज़रूर चाहिए। भारतेंदु ने बड़ा सुंदर कहा था कि अपनी भाषा ही सारी उन्नति का मूल होता है। या दिनकर जी ने भी भाषा के लिए बहुत सुंदर कहा है, और बहुत सारे कवियों ने ये बात कही है कि अपनी भाषा और अपने देश पर जिसको अभिमान न हो वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपने देश की भाषा, और देश की भाषा इस अर्थ में नहीं कि वो राष्ट्रभाषा बना दी गई है, देश की भाषा इस अर्थ में भी नहीं कि वो राजभाषा बना दी गई है। देश की भाषा इस अर्थ में कि हमारे चारों तरफ जो समाज बिखरा है, जो लोग मिलते हैं हमसे, उनके साथ भी हम अपनी मातृभाषा के अलावा जिस भाषा में बहुत ज़्यादा आराम महसूस कर सकें, सुविधा महसूस कर सकें, हम उस भाषा में बात कर सकते हैं, और अपनी भाषा के साथ उस भाषा में समन्वय भी कर सकते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ और मैं किसी कर्नाटका के किसी सज्जन से बात करती हूँ, तो अगर उसमें 2-4 शब्द कन्नड़ के ऐड कर लेती हूँ, और वो जब कन्नड़ में बात करता है और मुझसे बात करनी है, मुझे कन्नड़ नहीं आती, थोड़ी आती है, तो वो थोड़ी सी हिंदी ऐड कर लेता है, तो हम एक दूसरे को अपनी बात पहुँचाने में सक्षम हो जाते हैं। और यही उद्देश्य तो है ना भाषा का, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना। बाद में व्याकरण, रस, छंद, अलंकार और काव्य और साहित्य की बात तो अलग स्तर पर आती है। पहला स्तर तो यही बनता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे के साथ कर सकें। आज मैं आपके साथ बैठी थी कुछ और बातें करने, और पता नहीं ये भाषा की बात आ गई दिमाग में और कहीं से कहीं और पहुंच गई। बात आपसे करनी थी मुझे ये कि कल जब मैं आपको नए की बात बता रही थी, व्यवहार नए और निश्चय नए की, तो कुछ प्रश्न थे, कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कुछ प्रश्न पूछे थे, और आज मैंने सोचा था उन प्रश्नों का जवाब दूं, पर पता नहीं अचानक से भाषा याद आ गई और भाषा पर हमारी बात चल पड़ी। तो आज का समय भी हो गया है, तो हम उस पर कल चर्चा कर सकते हैं, उनकी बातों पर, और उनकी बातों का जवाब हम कल ज़रूर देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ज़रूर सोचें कि हम भारत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और यहाँ की जितनी भाषाएं हैं वो सारी हमारी अपनी हैं, अलग अलग क्षेत्र की हैं, लेकिन पूरे भारत की है। और उन सब भाषाओं में हम किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को, एक साथ हम 33 भाषाएं तो नहीं सीख सकते, लेकिन 3 भाषाएं, भारत में रहते हुए 2 भाषाएं मैं कहूँगी कि एक हमारी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और एक हमारी वो भाषा जिसके साथ कि हम भारतीयों के साथ आराम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, वो भाषा आनी चाहिए। और जब ग्लोबलाइजेशन हो गया है पूरे विश्व का, तो निश्चित ही एक तीसरी भाषा आए, और वो तीसरी भाषा आपकी अपनी सुविधा होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं अंग्रेज़ी, आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा वो बोली जा रही है, तो उस भाषा को भी। तो इस तरह से भाषाओं के बीच में एक सद्भाव होना, बहनों जैसा, एक प्रेम होना, अपनापन जैसा, और जिसमें हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करें, बहुत आसानी महसूस कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। मुझे कन्नड़ आती है, मैंने कन्नड़ सीख ली है, और सीख क्या लिए, अपने आप सीखी गई। मैं बताती हूँ, भाषाएं सीखने की बात
जब आती है जब हमको लिखना और पढ़ना हो। बोलना तो अपने आप आ जाता है जब हम उन लोगों के बीच में रहते हैं और थोड़ी सी कोशिश करते हैं और जानने समझने लग जाते हैं। तो भाषाएं सीख लें। लेकिन मैं अगर कन्नड़ में कुछ लिखती हूँ, कुछ साहित्य की बात सोचती हूँ, तो मैंने अगर कोशिश करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि उन शब्दों के एक एक शब्दों के जितने सारे अर्थ होते हैं, जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसके अंतर्तन तक पहुँचना पड़ेगा और तब मैं लिख पाऊँगी। लेकिन हिंदी के लिए मुझे वो सोचना नहीं पड़ता है। और हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे मैं राजस्थान की हूँ तो राजस्थानी, हमारी जो मारवाड़ी भाषा है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। अगर बिहार में पैदा होकर बड़ी हुई हूँ तो बिहार की जो क्षेत्रीय भाषा है, उन भाषाओं में अगर कुछ कहना है तो लगता है जैसे वो हमारी अपनी भाषा है। उनमें अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। तो अभिव्यक्ति की सहजता आपकी अपनी भाषा में जितनी सुंदर हो सकती है, उतनी सुंदर दूसरी भाषा में नहीं हो पाती है। कठिनाई है, असंभव तो नहीं, कठिनाई ज़रूर है। तो आज भाषा की बात पर बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और कल कोशिश करूँगी उन प्रश्नों के जवाब देने का और निश्चय नय और व्यवहार नय की थोड़ी सी बातें और आगे करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत सुंदर हो और आप अपने आप को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करें। सुंदर सी अभिव्यक्ति हो जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच सके। बस इतना ही। धन्यवाद।